नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरेज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है सोनिया गांधी, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे और चौथा ऑप्शन दिया है शशि थरूर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा है हरिद्वार उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश का। देखिए, भारत का ये सबसे स्वच्छ शहर है। इसको 7 स्टार की श्रेणी में रखा गया है और ये कचरा मुक्त शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एक जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है उसमें इंदौर को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। और ये सर्वेक्षण जो होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो ये करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है प्रचंड, दूसरा है हंस, तीसरा पवन और चौथा ऑप्शन दे रखा है विक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रचंड जो है इसका सही आंसर है। ये स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ब्लू फ्लैग, ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है स्वच्छ शहर, दूसरा है स्वच्छ समुद्र तट, तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्वच्छ रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह दिया जाता है स्वच्छ समुद्र तट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 12 जनवरी 2022, दूसरा है 2 अक्टूबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 9 जनवरी 2023 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 28 फरवरी 2022। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 अक्टूबर 2022 में। देखिए, ये युवा 2.0 योजना क्या है? तो युवा 2.0 योजना जो है वो 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। यानी जो युवा हैं वो 30 वर्ष से कम आयु के, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई और यह प्रतियोगिता जो है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों की मौत हो गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा गुजरात और चौथा ऑप्शन रखा है हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन यानी कि गुजरात। गुजरात में ये ब्रिज टूटने से 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुल जो है वो गुजरात के मोरबी जिले में है। कहाँ है ये? मोरबी जिले में, मोरबी जिले में है गुजरात के। और ये जो नदी है उसका नाम है मच्छू नदी। मच्छू नदी पर ये जो पुल बना हुआ था ये केबल ब्रिज है और इसकी क्षमता जो है वो 100 थी, 100 लोगों को की इसकी क्षमता थी, लेकिन इस पर 150 के आसपास लोग हो गए और जिसकी वजह से इसकी क्षमता से ओवर लोग वेट हो जाने की वजह से ये पुल टूट गया। ये 30 अक्टूबर 2022 को ये हादसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम किस हिंदू देवी देवता की है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है भगवान श्री राम, दूसरा ऑप्शन है भगवान शिव, तीसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु और चौथा ऑप्शन दे रखा है भगवान परशुराम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भगवान शिव। ये प्रतिमा जो है वो राजस्थान के रान मसंद जिले में नाथ द्वारा में स्थित है। नाथ द्वारा ये राजस्थान में है, नाथ द्वारा
नाथ द्वारा में ये प्रतिमा जो है स्थापित की गई है और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो है 369 फीट, 369 फीट है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय मूल के ऋषि शुनक कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और चौथा ऑप्शन है इटली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्रिटेन। देखिए ये 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम यूके के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऋषि सुनक जो है ये इनके पूर्वज जो है भारत में पंजाब राज्य में रहते थे, पंजाब के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है सिल्वियो बर्लुस्कोनी और दूसरा ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, तीसरा ऑप्शन है मारियो द्राघी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। ये जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है LVM-3, दूसरा है GSLV और तीसरा ऑप्शन है PSLV और चौथा ऑप्शन है SSLV। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि LVM-3। देखिए इसरो ने ये जो LVM-3 है इसके द्वारा वन वेव के 36 सैटेलाइट स्थापित किए हैं अभी हाल ही में। इसका नाम जो है वो GSLV-MK है, MK3 था और से इसको बदल करके LVM-3 कर दिया गया है। प्रश्न है यानी कि 11वां प्रश्न है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पृथ्वी पर जीव जंतु की संख्या में कितनी गिरावट आई है? ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 67%, तीसरा है 69% और चौथा ऑप्शन है 86%। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह आई है 69%। तो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या है? देखिए आपको बता दें WWF जो है WWF द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये जो पत्रिका है और एक और पत्रिका इसके साथ में जुड़ी है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसके द्वारा ये जो है संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट 2-2 वर्षों के अंतराल पर जारी होती है और इसमें 5 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में ये रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 1970 से लेकर 2018 तक यानी कि 48 वर्ष, ये जो 48 वर्ष होते हैं इसके बीच में जो गिरावट आई है उसको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्तमान में नाटो देशों की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 50 देश, दूसरा ऑप्शन है 30 देश, तीसरा ऑप्शन है 100 देश और चौथा ऑप्शन है 25 देश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इसमें 30 देश शामिल हैं। देखिए नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। इसमें 12 सदस्य थे उस समय और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सदस्य देशों की रक्षा करना है। हाल ही में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चला है इसमें यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा था, इस वजह से इसमें विरोध हुआ और रूस से युद्ध शुरू हो गया जिसमें यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूस पर काबिज हो गए हैं, माने रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अक्टूबर में किस देश में भारत द्वारा निर्मित खांसी की दवा पीकर 66 बच्चों की मौत हो गई? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है गाम्बिया, दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा लाटविया और चौथा ऑप्शन है अल्बानिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गाम्बिया में। तो गाम्बिया ये एक अफ्रीकी देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 107वां, दूसरा है 109वां और तीसरा ऑप्शन है 99वां और चौथा ऑप्शन दे रखा है 81वां। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 107वां स्थान। भारत की जो स्थिति है
ये बहुत खराब स्थिति है, बेहद खराब स्थिति में आता है। 15 अक्टूबर 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें 121 देशों की इसको शामिल किया गया था जिनकी ये रैंकिंग की गई थी और भारत की स्थिति इसमें जो है बहुत ही खराब है। आपको बता दें ये सूचकांक जो है विकसित देशों के लिए जारी नहीं किए जाते हैं और जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये रिपोर्ट जारी होती है। भूख की स्थिति मापने का जो आधार होता है, यानी कि कैसे भूख का जो रैंकिंग की जाती है किसी देश की, हंगर इंडेक्स जो है वो कैसे दिया जाता है, तो ये होता है 4 इसके पैरामीटर होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड बेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मार्टेलिटी, ये 4 होते हैं जिनके आधार पर ये मापन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन दी हुई है। पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, दूसरा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑल इंडिया लिमिटेड OIL और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज निगम विकास निगम NMDC। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC जो है इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। वर्तमान में महारत्न कंपनियां जो है वो 12 हैं और नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 12 है। नवरत्न कंपनियां भी 12 हो गई हैं, दोनों की संख्या बराबर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है दिसंबर 2018, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2018, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 2018 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अगस्त 2018। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दिसंबर 2018। देखिए ये जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये यानी कि 6,000 रुपये जो है वर्ष में प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 2-2 हज़ार की किस्तों में। 2-2 हज़ार की किस्तों में ये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जो है इसमें दी जाती हैं। पहली किस्त जो है वो 24 जनवरी, पहली किस्त कब जारी हुई थी? पहली किस्त जारी हुई थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी। पहली किस्त जारी हुई थी 24 फरवरी 2019 को इस पहली किस्त जारी हुई थी और अक्टूबर की स्थिति ये है कि 12 किस्तें अभी तक भेजी जा चुकी हैं और अब तक की लगभग 13वीं किस्त भी शायद भेजी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के संबंध में कौन सा कथन सही है? शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी। दूसरा ऑप्शन है यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा 2022-23 के केंद्रीय बजट में है। तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डिजिटल रूपी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द्वारा जारी की गई है और यह कागजी मुद्रा की तरह एक वैध मुद्रा है। तीसरा ऑप्शन है यह क्रिप्टो करेंसी के समान है। चौथा ऑप्शन है डिजिटल मुद्रा को नकदी में बदला जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह क्रिप्टो करेंसी के समान नहीं है बल्कि इसका विकल्प है यह, पर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो वैध मुद्रा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है एनी एरनॉक्स, दूसरा है कैरोलिन बर्टोजी, तीसरा ऑप्शन है एलन ऑफस्पेक्ट और चौथा ऑप्शन है श्वेते पावो। जिसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एनी एरनॉक्स। एनी एरनॉक्स फ्रांसीसी महिला है, ये फ्रांसीसी महिला है, फ्रांस की रहने वाली फ्रांसीसी महिला है, लेखिका है। इनका जो रचना है, इनकी जो रचना है वो क्लीन्ड आउट है, क्लीन्ड आउट, क्लीन्ड आउट, क्लीन्ड आउट द ईयर भी इनकी एक रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
और ये अंतिम प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एलेन बियालियात्स्की और दूसरा ऑप्शन है एनी अर्नॉक्स, तीसरा है स्वाति पावो और चौथा ऑप्शन है वेन वर्नाक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वाति पावो को ये मिला है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1901 में, दूसरा है 1969 में, तीसरा ऑप्शन है 1959 में और चौथा ऑप्शन है 1982 में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1901 में। 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार होता है वो उसकी शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। नोबेल पुरस्कारों का वितरण जो है वो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को किया जाता है। 1 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को स्वीडन में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है वो शांति, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यू ललित कुमार, दूसरा ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है NV रमन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये 9 नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एलन गार्नर, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ स्टाउट और तीसरा ऑप्शन है क्लेयर गीगन, चौथा ऑप्शन है सेहन करुणातिलका। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सेहन करुणातिलका। करुणातिलका श्रीलंका के जाने माने उपन्यासकार हैं जिन्हें उनकी पुस्तक जो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पोर्ट लुई मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन है नाडी फिजी, तीसरा ऑप्शन है भोपाल भारत और चौथा ऑप्शन है लंदन ब्रिटेन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाडी फिजी में। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 19 जून, दूसरा है 29 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 20 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए ICC ने किसे प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब प्रदान किया है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है शेफाली वर्मा, दूसरा है हरमनप्रीत कौर, तीसरा ऑप्शन है स्मृति मंधाना और चौथा ऑप्शन है दीप्ति शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हरमनप्रीत कौर। यह पुरस्कार पाने वाली भारत की यह पहली महिला क्रिकेटर हैं। पुरुषों में यह पुरस्कार जो है सबसे पहले ऋषभ पंत को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में हुए महिलाओं का एशिया कप किसने जीता? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत। ये महिलाओं का 8वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, यानी ये 8वां था और जो कि बांग्लादेश में खेला गया और भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर जीता था। भारतीय टीम की कप्तान जो है वो हरमनप्रीत कौर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रोजर बिन्नी, दूसरा है सौरभ गांगुली, तीसरा ऑप्शन है जय शाह और चौथा ऑप्शन है राजीव शुक्ला। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है
22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बर्मिंघम, और दूसरा ऑप्शन है विक्टोरिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बर्मिंघम। ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड। देखिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, और भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते थे कुश्ती में। आगामी 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन जो है 2026 में, ये 2026 में होगा, यानी 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में जो होगा विक्टोरिया में होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह गुजरात में खेला गया था। यह खेल जो है गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में संपन्न हुए थे। इसका शुभंकर जो है वो सावज है, सावज इसका शुभंकर था। सावज यानी कि एशियाई शेर, और गीत था जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। और सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो ट्रॉफी है वो महाराष्ट्र को मिली थी। सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी जो है वो महाराष्ट्र को दी गई थी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है साजन प्रकाश, दूसरा है हाशिका रामचंद्र, तीसरा ऑप्शन है सौरजीत खैर और चौथा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 व 2 दोनों, यानी कि साजन प्रकाश और हाशिका रामचंद्र, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया है वो साजन प्रकाश और हाशिका रामचंद्र को, इन दोनों को दिया गया है। साजन प्रकाश जो है ये केरल के रहने वाले हैं, ये तैराक हैं, और हाशिका जो कर्नाटक की हैं ये भी तैराक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 10 वर्षीय खिलाड़ी सौरजीत खैर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है कुश्ती, तीसरा ऑप्शन है मलखम्ब, चौथा ऑप्शन है तैराकी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मलखम्ब। सौरजीत खैर जो है ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के कांस्य पदक विजेता हैं, जिन्हें मलखम्ब प्रदर्शन में यह पदक दिया गया है, और यह गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा है इटली और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडोनेशिया। देखिए यह शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में बाली में नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था, यानी कि बाली, और ये नवंबर में 2022 में संपन्न हुआ है। 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा, यह प्रस्तावित है। और G20 जो क्या है, तो G20 जो है विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन COP 27 कहाँ हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है जापान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मिस्र में। देखिए ये जो नवंबर 2022 में संपन्न हुआ था शर्म अल शेख में, मिस्र का जो एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गंगा विलास क्रूज किन शहरों के बीच यात्रा शुरू करेगा? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, दूसरा है मेरठ से वाराणसी तक, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से प्रयागराज तक और चौथा ऑप्शन है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इसकी शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2023 को वाराणसी से हुई थी।
और यह विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 को विश्व की जनसंख्या ने कितने अरब जनसंख्या का बिंदु पार किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5 अरब, दूसरा है 6 अरब, तीसरा ऑप्शन है 7 अरब और चौथा ऑप्शन है 8 अरब। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 अरब। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शरद कमल अचंत और दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी शरद कमल अचंत। शरद कमल अचंत का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है, यानी ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस और यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। इधर खेल पुरस्कार है, उधर उपलब्धि, जिसमें यह दिए जाते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये विश्वविद्यालयों को दी जाती है, माने उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको दिया जाता है। तो ये सभी मिलान जो है वो सही है, ये मिलान भी ठीक है और ये मिलान, ये तीनों चारों मिलान जो हैं सही दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 चुनी गई सुंदरी मीना चोई किस देश की हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है कोलंबिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये है दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, वह संबंधित थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा है नृत्य, तीसरा है समाज सेवी, चौथा ऑप्शन है खिलाड़ी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समाज सेवी। यह प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2022 में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है इंदौर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में। 8 से 10 जनवरी 2023 में ये सम्मेलन जो है वो मनाया गया था इंदौर में। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में मनाया जाता है और ये भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, यह इस वर्ष यानी कि 2023 में इंदौर में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ किन किन देशों के बीच वर्ष 2022 में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है भारत एवं अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं फ्रांस, चौथा ऑप्शन है भारत एवं नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत एवं फ्रांस के बीच में ये संपन्न हुआ था, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 का विजेता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंग्लैंड। देखिए, T20 क्रिकेट के ये 8वें विश्व कप का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में 16 अक्टूबर 2022 को, यानी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को ये आयोजन हुआ था इसका T20 का। और इसमें जो है पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इंग्लैंड विजयी हो गया। ठीक है, इंग्लैंड विजयी घोषित हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मनिका बत्रा, दूसरा है शरद कमल अचंत और तीसरा ऑप्शन है हरमीत देसाई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का चौथा एवं देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है संजय दुबरी और तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़, चौथा ऑप्शन है कान्हा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए अब उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इससे पहले 3 यहाँ पर थे, दुधवा में, पीलीभीत में और अमनगढ़। इसके बाद में ये चौथा जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये भी बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इसका निर्माण किया गया है, चित्रकूट। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हिमा दास, दूसरा है PT ऊषा, तीसरा है MC मैरी कॉम, चौथा ऑप्शन है मनीषा राम दास। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि PT ऊषा। देखिए 10 दिसंबर 2022 को प्रसिद्ध भारतीय धाविका, ये कौन है? धाविका है PT ऊषा, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और उड़न परी, देखिए इनको उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी के नाम से और पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से भी ये इनको जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के ये अध्यक्ष पद पर इनका चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है महू, मध्य प्रदेश और दिल्ली, दूसरा है UK लंदन और तीसरा ऑप्शन नागपुर और मुंबई, चौथा ऑप्शन है कुशीनगर और सारनाथ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कुशीनगर और सारनाथ। देखिए सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पर्यटक सर्किटों को विकसित किया है, जिसमें अंबेडकर सर्किट भी है और इससे जुड़े 5 स्थल इसमें शामिल हैं। एक तो महू है और दिल्ली भी है। देखिए महू जो है महू क्या है? महू उनकी जो है जन्मभूमि है। महू जो है वो जन्मभूमि है। और उसके बाद में ये दिल्ली जो साथ में लगा है, तो दिल्ली जो है इनका यहाँ पर निधन हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण है, यानी कि दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और जो UK लंदन है यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि शिक्षा भूमि है ये, तो ये शिक्षा भूमि इनकी रही। और उसके बाद में नागपुर और जो मुंबई है, देखिए नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए ये दीक्षा भूमि है, ये इनकी दीक्षा भूमि कहलाती है। दीक्षा भूमि। और यहाँ पर जो दिया गया है कुशीनगर और सारनाथ, ये इनसे संबंधित नहीं है, ये बौद्ध सर्किट के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और दूसरा ऑप्शन है UU ललित कुमार, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है NB रमन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा है अरुण गोयल, तीसरा है अनूप चंद्र पांडे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजीव कुमार। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं और अन्य 4 निर्वाचन आयुक्त हैं जो दिए गए हैं, इनमें से ये 2 यहाँ पर दिए गए नाम हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के अंत में आए प्राकृतिक आपदाओं का कौन सा सही मिलान नहीं है? एक तरफ आपदाएं दी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश हैं। तो आपदाएं हैं तूफान निकोल और ये दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है तूफान इयान, ये दिया है जापान, और भूकंप आया था नेपाल में और भूकंप जावा द्वीप इंडोनेशिया में आया था। तो इसका जो मिलान है वो सही मिलान है। इसमें देखिए ये मिलान जो गलत है, तूफान इयान जो है ये जापान में नहीं आया था, ये भी अमेरिका में ही आया था। ये दो मिलान एकदम सही है। और भूकंप जो है नेपाल में भी आया था और भूकंप यहाँ जावा द्वीप इंडोनेशिया में भी आया था। देखिए यहाँ पर नेपाल में भूकंप की तीव्रता जो थी वो लगभग 6.3 थी और यहाँ ये 9 नवंबर 2022 को आया था। इसका एपिक सेंटर जो था नेपाल में ही था और
मणिपुर में, नेपाल का जो मणिपुर क्षेत्र है वहाँ पर था। और ये इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था इसकी जो तीव्रता थी वो 5.6 थी, 5.6, और ये भी नवंबर में आया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।